नमस्कार दोस्तों, आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसका नाम ही है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। अब आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार और संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक की एक विस्तृत व्याख्या दिया गया इस मौलिक अधिकार के श्रेणी में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर में मौलिक अधिकार होता क्या है। अधिकार और मौलिक दो शब्द हैं, दोनों को हम अलग अलग करके समझते हैं तो इस मौलिक अधिकार की संकल्पना को हम लोग समझ पाएंगे। फिर एक एक करके हम जिक्र करेंगे, चूँकि बहुत बड़ा है अध्याय और 6 मौलिक अधिकारों की हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक मौलिक अधिकारों की चर्चा बहुत विस्तृत तरीके से किया जाएगा, ताकि जो भी प्रश्न बन सकते हैं इसके तथ्यात्मक या विश्लेषण से संबंधित जो भी आपको समझ के स्तर पर है, उन सारी चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे इस अध्याय में। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मानव अधिकार, पहले मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार से पहले हमें यह सोचना होगा, देखना होगा कि यह अधिकार में अगर देखा जाए तो मानव अधिकार एक तरह का मानव अधिकार था यह, आखिर में यह और फिर ये मौलिक अधिकार दोनों में क्या अंतर है, इस किस तरह के अधिकार को इसमें हम शामिल करते हैं। अब हम देखें कि मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ। मानव जब जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसको कुछ अधिकार मिल जाता है। प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, सूरज की रोशनी पाता है, हवा पाता है, स्वच्छ वातावरण पाता है। तो इस तरह के जो नैसर्गिक अधिकार है, जो उसके पैदा होने मात्र से, जो इसके जन्म लेने मात्र से जो अधिकार प्राकृतिक रूप से इसको मिल जाता है, वो उसके नैसर्गिक अधिकार होते हैं, वो मानव अधिकार होते हैं। यह किसी देश की सीमा में नहीं बंधा होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि यह सीमा से परे होता है। किसी भी देश का व्यक्ति हो, कहीं भी जाता है तो उसको जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त जो होते हैं नैसर्गिक अधिकार के रूप में, वो उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसके लिए किसी नियम कानून की, किसी संविधान की या किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मानव अधिकार हो गया। अब इसको हम देखें दूसरे अर्थों में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि अधिकार क्या होता है। अधिकार वो शर्तें हैं जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती हैं। और मौलिक अधिकार के अगर हम मौलिक को जोड़ दिया साथ में, तो मौलिक अधिकार वह शर्तें हो सकती हैं या वह अति आवश्यक अधिकार हो सकते हैं जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अगर उससे सारे अधिकार व्यक्तियों से छीन लिए जाएं तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा के रूप में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। और इसीलिए ये जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। अब चूँकि मौलिक अधिकार हमने काफ़ी देखा, मानव अधिकार के हम लोग बात कर रहे थे, तो जब मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यह मौलिक अधिकार जो होगा यह निश्चित रूप से यह कानूनी अधिकार होगा, यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार होगा, यह एक देश के सीमा में रह रहे लोगों के लिए होगा। अर्थात इन दोनों अधिकारों में मुख्य अंतर क्या हुआ। यह अधिकार, मानव अधिकार जो है, यह व्यक्तियों को किसी सीमा में नहीं बांधता है। व्यक्ति पैदा होने मात्र से ही इन अधिकारों का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मौलिक अधिकार की जब हम बात करेंगे तो हमें समझना होगा कि यह किसी देश की सीमा में ही केवल मिलता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह कि यह कानूनी अधिकार होता है। कानूनी मतलब यह संविधान से प्रदत्त होता है। तो जहाँ पे जिन संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र होगा, उसी देश के नागरिक को उसी देश की सीमा में अधिकार प्रदान किए जाते हैं, न कि कहीं के देश के किसी भी देश के नागरिकों के लिए। तो आप देखिए इसको कि मतलब दो चीज़ें हमको क्लियर हो गए हम लोगों को कि मौलिक अधिकार क्या हुआ हमारा, कि मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को या नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जिनके बिना
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं या रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ। मानव अधिकार कहाँ से हुआ कि जब व्यक्ति या जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसको कुछ नैसर्गिक अधिकार मिलते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। वह सारे अधिकार उसके मानव अधिकार होते हैं, उसके मानव होने के कारण मिल जाते हैं, वह मानव अधिकार है। एक चीज़ और देखिए इसमें कि मानव अधिकार के लिए किसी देश की सीमा की आवश्यकता नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं है कि इसको सीमा में बांध सकता है। और मौलिक अधिकार में हमने देखा कि यह सीमा में, एक देश के सीमा के अंदर उन्हीं देश के नागरिकों को प्रदत्त किया जा रहा है। यहाँ किसी देश की सीमा नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति इसको अगर हम बृहद स्तरों पर देखेंगे तो देखेंगे कि ये मानव अधिकार, इस मौलिक अधिकार पाने वाले नागरिकों को भी मिलता है। ये भले ही संविधान अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किया हो, लेकिन ये मानव अधिकार उन व्यक्तियों को भी जो पैदा हुए, ये अधिकार उनको अपने आप प्रदत्त हो जाते हैं, ये अपने आप स्वतः मिल जाते हैं, बिना किसी सरकार के, बिना किसी संविधान के। तो दो चीज़ें हमको समझ में आई कि मौलिक अधिकार क्या है और मानव अधिकार क्या है। अगर आप इसको और देखें कि अब हम सीधे मौलिक अधिकार पर अगर बात करें, क्योंकि हमारा अध्याय है और मौलिक अधिकार को समझने से पहले एक बार हमें मानव अधिकार को देखना चाहिए था, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें अब, चूँकि हमारे देश के संविधान ने USA यानी कि अमेरिका के संविधान से, कहाँ से लाया था इसको, अमेरिका के संविधान से लाया था। और ये अमेरिका का संविधान जो है यह USA, यहाँ से हमने मौलिक अधिकार की संकल्पना भारत के संविधान में लेकर आए थे। अब देखिए कि ऐसा प्रश्न हो सकता है, कभी कभी फैक्ट में पूछ लेता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की जो श्रेणी है वो किस देश के संविधान से आकर्षित है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि मौलिक अधिकार की संकल्पना पूरी तरह हमें अमेरिका के संविधान से प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कि पहला चीज़ ये चीज़ हो गया हमें कि कहाँ से हमने लिया। दूसरा चीज़ हमको देखना होगा कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी होती है। अब आप देखिए अगर कि अभी मानव अधिकार को हमने देखा तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में देखिए इसको कि इसकी प्रकृति क्या होती है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति हमेशा नकारात्मक होती है। नकारात्मक किस सेंस में? नकारात्मक इस सेंस में कि यह राज्य के लिए नकारात्मक, किसके लिए नकारात्मक है? व्यक्तियों के लिए नहीं है, राज्य के लिए, संस्थाओं के लिए। राज्य से तात्पर्य क्या है, अभी मैं जिक्र करूंगा इसका राज्य का क्या मतलब है कि यह राज्य के लिए नकारात्मक संकल्पना है, अर्थात राज्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है, उसका हनन नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा मौलिक अधिकार की जो संकल्पना होगी वो राज्यों के विपरीत होगी, राज्यों के लिए नकारात्मक होगी। राज्य इसको सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं क्योंकि राज्यों के खिलाफ है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकता है। अब एक एक करके मैं जब बात करूंगा तो आपको बात स्पष्ट होगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया गया है। अब देखिए तो दो चीज़ें हमें समझ में आया कि एक तो मौलिक अधिकार की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है, राज्यों के खिलाफ है, राज्यों के खिलाफ है। अब हम आते हैं सीधे कि इसकी हम व्याख्या करते हैं इनके अनुच्छेदों पर कि अनुच्छेद में कई बार जब लोग जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ा रटा रटाया होता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। इसका मतलब वो 14 से 32 तक को ही केवल मौलिक अधिकार की श्रेणी में मानते हैं। अब 14 से 32 का मतलब क्यों हुआ? 14 से 32 का मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 14 से 18 जो है यह समानता का अधिकार हो जाता है। 19 से 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। 29 और 30 जो है यह संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार होता है। और अंत में अनुच्छेद 32 होता है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चे
वो ये मान के चलते हैं कि अनुच्छेद 14 से 32 तक का भाग ही मौलिक अधिकार का भाग है। तो पहले सबसे पहले यह जो माइंड सेटअप आपका उसको बदल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। एक बार प्रश्न पूछा है कि शुरुआत में कि इस मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो ध्यान रखिएगा यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के राजस्थान पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछ चुका है कि कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में ही मौलिक अधिकार का जिक्र है, न उसके पहले अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 36 तक हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद को लेकर कि आखिर में 12-13 में क्या है कि हम सीधे 14 से ही मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो 12-13 को समझना होगा, तो हम 12 और 13 की बात करते हैं, फिर आते हैं हम सीधे अन्य इसके अनुच्छेदों पर। हम अनुच्छेदों को बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद कहीं कहीं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जब फैक्ट पूछता है, जब तथ्यात्मक पूछता है, जब बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, वहाँ पर हमें इन तथ्यों को साथ लेकर चलना होगा। विश्लेषण की जो शैली है वो मेंस के एग्ज़ाम के वो हिसाब से तो बेहतर होता है, लेकिन जब प्रीलिम्स की बात आती है तो हमें तथ्यात्मक होना पड़ता है। और ये तथ्यात्मक इसीलिए इम्पोर्टेंट है, हमें कहीं न कहीं अनुच्छेदों को अपने रटने के तो नहीं कहूँगा, लेकिन समझने के स्तर पर अगर आप समझ लेंगे, लिंक करना सीख जाएंगे, तो वो अनुच्छेद आपको ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। अब देखिए इसको, अनुच्छेद 12 की हम बात करें, अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12 क्या है, वो राज्य की परिभाषा बताता है। अभी मैंने कहा था कि राज्य किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकता है या उनको सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति नकारात्मक है। मैंने कहा मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, अर्थात ये राज्यों के विरोध में है। राज्य अपने मन से उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि राज्य का मतलब क्या होगा। हम राज्य को सामान्य संकल्पना में क्या समझते हैं, अगर हमने कहा तुम्हारा राज्य क्या है तो हम क्या बोलेंगे, यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, इस तरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर राज्य की संकल्पना, जिस संकल्पना को हम बोल रहे हैं उस संकल्पना से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है कि राज्य का मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, बल्कि राज्य का मतलब क्या होगा। यहाँ पर जो राज्य को डिफाइन किया संविधान ने, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य में क्या आएगा, पहला चीज़ यह कि संसद आएगा। संसद का मतलब इसमें क्या होगा कि एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, ये सारे चीज़ मतलब कि संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा, कुल मिला जुलाकर मतलब ये कहना है कि जो कानून का निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं वह भी और राज्य के अंतर्गत आएंगी। दूसरा चीज क्या है, राज्यों की विधानमंडल। अब इसमें देखिए क्या हो, विधानमंडल का क्या काम होता है, विधानमंडल भी कानूनों का निर्माण करते हैं। जैसे संसद पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करता है, वैसे राज्यों की विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून का निर्माण करती हैं। तो यह राज्य की विधानमंडल भी इस राज्य का हिस्सा है। इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या होगा, वह सारी संस्थाएं जो है वो राज्य का हिस्सा है, कि जो राज्य के द्वारा पोषित हैं, जो राज्य उनको बनाया है या संविधान के अंदर जो संस्थाओं का निर्माण किया गया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं जो हैं संवैधानिक हैं, ये सारी राज्य के अंतर्गत ही आएंगी। कुछ दिन पहले आप देखेंगे, 2 साल पहले बीसीसीआई को भी विधि आयोग ने क्या कहा कि बीसीसीआई को भी आरटीआई के दायरे में आना होगा। क्यों? क्योंकि वो भी राज्य के द्वारा पोषित है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्थाएं कोई भी हो, अगर राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करता हो या उनके द्वारा उनको सहायता दी जाती हो, वो सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी। उतना ही नहीं, अब देखिए, सरकार के द्वारा किसी भी संस्था को, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अगर अनुदान दिया जाता है
तो निश्चित रूप से यह अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं चाहे जिस स्तर पर लेती हों, ये सारी संस्थाएं जो हैं ये राज्य के अंतर्गत आएगा। मतलब क्लियर है कि जब हम राज्य की बात करेंगे, इसका मतलब अगर मौलिक अधिकार पर संसद किसी माध्यम से अंकुश लगाना चाहता है तो भी दिक्कत है, तो भी हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार पर राज्यों की विधानमंडल से कानून बनाकर अगर कोई उसको कम बेसी करने की आवश्यकता है या किया जा रहा है तो भी हम न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। किसी प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं, जैसे आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं में क्या है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, इस तरह की संस्थाएं भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं या कम करती हैं तो हम और आप इसके खिलाफ भी न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। अंत लास्ट में क्या है, सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई संस्थाओं को अनुदान प्राप्त होता है और वह अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं भी किसी भी तरीके से अगर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को अंकुश करने का प्रयास करती हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। अगर इसको देखा जाए तो जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज की नौकरी करते हैं, तो कॉलेज क्या है, कॉलेज भी संस्था है और कॉलेज को सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त होता है। इसका मतलब कॉलेज भी संस्था है, कॉलेज भी राज्य है। कब किस सेंस में कि अगर यह व्यक्तियों के या अपने विद्यार्थियों के मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित कोई कानून या कोई नियम उन पर थोपता है तो उसके खिलाफ भी हम न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे राज्य की व्याख्या करता है, तो इसलिए समझिए इसको कि अनुच्छेद 12 यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है अनुच्छेद 12, क्योंकि राज्य की संस्थाएं या राज्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी तरीके से उनका हनन करने का काम नहीं कर सकता है। यह हो गया अनुच्छेद 12। अब आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि 13 सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि भारत के संविधान में एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 13 का जिक्र करना जरूरी है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उनसे इन लोगों ने पूछा कि अगर आप भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसको मानेंगे या किस अनुच्छेद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो अंबेडकर ने कहा था कि हम अनुच्छेद 32 को। क्यों? क्योंकि 32 जो है ये सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का ही अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है और सारे मौलिक अधिकारों के लिए कवच का काम करता है। कवच का मतलब क्या हुआ, सभी पर एक आवरण का काम करता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन न हो सके, न किया जा सके। तो अब देखिए, लेकिन दूसरा चीज़ है कि अगर एक चीज़ इसको थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर की बातों को थोड़ा सा किनारे कर हम देखें कि हम 13 की बात करें तो 13 क्या करता है, 13 अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है कि अगर यही राज्य की बातें जो हमने किया कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी कानून बनाकर मौलिक अधिकार के हनन करने का प्रयास किया गया तो क्या होगा, न्यायपालिका उस विधि को, उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। मतलब साफ है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने का एक अनुच्छेद 13 भी है जो न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। और यह पावरफुल इस सेंस से बनाती है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी चाहे संसद हो या विधानमंडल हो, अगर कोई भी कानून ऐसा बनाता है जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर सकते हैं लोग, तो उसी स्तर पर अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका को यह पावर देता है कि उस विधि को शून्य घोषित कर दे, उस विधि को समाप्त कर दे, उस विधि को अवैध घोषित कर दे। यह अनुच्छेद 13, इसका एक और बड़ा प्यारा नाम उसका है न्यायिक पुनराविलोकन यानी न्यायिक पुनरावलोकन। इसको कहा जाए 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ कि
न्यायपालिका उन सभी विधियों का पुनर्विलोकन कर सकती है, पुनः उनकी जांच कर सकती है, और जांच करने के बाद अगर उसको ये आभास होता है कि यह व्यक्तियों के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास है, तो न्यायपालिका सीधे सीधे उन विधियों को खारिज कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, उनको अवैध घोषित कर सकती है। यह बहुत बड़ी शक्ति है अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायपालिका को। एक चीज़ इसमें हमें समझना होगा कि आखिर में उन विधियों से क्या तात्पर्य है। अगर ये कहता है कि उन विधि को क्या करती है, विधि को शून्य घोषित करती है, तो विधि से मतलब क्या है, किन विधियों को विधि के श्रेणी में माना जाएगा। तो आप जरा ध्यान रखिए इसको कि पहला चीज़ है, अगर विधि को समझें कि पहला कि संसद द्वारा, क्योंकि संसद क्या करती है, संसद पूरे देश में विधियों का निर्माण करती है। तो क्या हुआ कि संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को रोकने का प्रयास करती है या उसको संक्षिप्त करने का प्रयास करती है, तो यह विधि को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि विधानमंडल द्वारा, अगर हम इसको कहें विधानमंडल का मतलब उन राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जब कानून बनाया जाता है, और ऐसी कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को थोड़ी भी सीमित करने का प्रयास करती है, तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है। इतना ही नहीं, अब देखिए कानून कैसे कैसे बनता है, एक तो संसद बनाती है। तीसरा जगह देखें कि राष्ट्रपति के अध्यादेश, आप देखिए कि एक समय ऐसा होता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र ना चल रहा हो और अचानक किसी कानून की आवश्यकता हो जाती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, और अध्यादेश भी उसी तरह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की बात होता है। भले ही बाद में 6 महीने के अंदर उसको संसद के द्वारा उसको कानूनी प्रक्रिया का जामा पहना दिया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है यह भी कानून होता है, यह भी विधि की श्रेणी में आता है। अर्थात हम देखिए कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून विधि होगा, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून विधि की श्रेणी में आएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी विधि की श्रेणी में आएगा। और उतना ही नहीं, साथ में परंपराएं, रिवाज, प्रथा, हम बहुत बार कुछ ऐसी प्रथाओं को, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यहाँ पर ब्रिटेन के संदर्भ में देखें तो ब्रिटेन में लिखित संविधान है ही नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, वही लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया है और वो कानून के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसी भी चीज़ें, परंपराएं, रिवाज, प्रथाएं जो हैं जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी विधि के श्रेणी में आएगी। और ये अगर परंपराएं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करती हैं, रिवाज या प्रथाएं करती हैं, तो निश्चित रूप से यह भी विधि के अंतर्गत आएंगी। इनके लिए भी अनुच्छेद 13 है, और न्यायपालिका इनके भी प्रभाव को समाप्त कर सकता है या कर सकती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें, सरकारी आदेश। अब देखिए इसको कैसे, मैं अभी बताया कि अगर मान लीजिए कि कॉलेज अपने आप में सरकारी आदेश, कॉलेज ने कोई आदेश जारी किया बच्चों को एडमिशन के लेकर, बच्चों को एजुकेशन को लेकर, और वह जो आदेश होगा, वो आदेश क्या होगा, वो आदेश उन व्यक्तियों को, उन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो भी विधि के श्रेणी में आएगा, और ये अनुच्छेद 13 के तहत उसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना होगा हमें। साथ में इतना ही नहीं है, एक चीज़ और है विधि का मतलब कि एक विधि को लिया जाए कि यह संविधान से पहले, संविधान लागू होने से पहले भी अगर कोई विधि ऐसी है कि जो व्यक्तियों के कानून, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करती है, तो उन विधियों को भी विधि के श्रेणी में रखा गया है। अर्थात जो विधि के श्रेणी में आएगा, जो कानून की श्रेणी में आएगा, वो निश्चित रूप से अनुच्छेद 13 के दायरे में होगा। न्यायपालिका के पुनर्विलोकन के जो पावर है उसके अंतर्गत आएगा। अर्थात क्या होगा कि ये न्यायपालिका कभी भी ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो विधि
व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में हनन करता हो, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को सीमित करता हो, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता हो। यह हुआ अनुच्छेद 13। इसका मतलब आप क्लियर हो गए होंगे कि अनुच्छेद 12 और 13 मौलिक अधिकार के पहले मौलिक अधिकार के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। 12 बता रहा है कि राज्य के अंतर्गत क्या है, 13 ये बता रहा है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो न्यायपालिका बैठी हुई है एक पावरफुल शक्ति के रूप में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। दूसरा जो मैंने अभी जिक्र किया अनुच्छेद 32 का, तो अनुच्छेद 32 तक जब हम आएंगे तब तक बहुत सी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद हम अनुच्छेद 32 पर आएंगे तो और हमें आसानी से समझ पाएंगे 13 और 32 का सामंजस्य क्यों है, 13 और 32 का रिलेशन क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अब हम सीधे आते हैं इस पर। अब आते हम सीधे अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 12 और 13 जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा उस हिसाब से हम सीधे अपने मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं कि समानता का अधिकार। अब आप देखिए इसको ध्यान से कि अगर हम देखें इसको कि मौलिक अधिकार में 6 अधिकार हैं। शुरुआती दौर में जब मौलिक अधिकार संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, लेकिन अभी मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार का जो पहला अधिकार है वो क्या है, वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। एक बार किसी यूडीसी या एलडीसी के पेपर में प्रश्न भी पूछा था कि समानता का अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं, तो ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि 14 4 18। ध्यान रखिएगा कि 5 अधिकार ऐसे हैं जो समानता के, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं। अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अब देखिए 14 की बात किया जाए अगर, तो 14 की बात करने के लिए 2 शब्द को हमें समझना होगा इसमें। पहला है 14 लिखता है कि विधि के समक्ष समानता, और दूसरा शब्द है विधि के समान संरक्षण। अगर 2 शब्द समझेंगे तो अनुच्छेद 14 बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि विधि के समक्ष समानता, हम समक्ष समानता 2 शब्द को पकड़ के देखते हैं कि देखिए क्या होता है कि विधि का मतलब क्या हुआ, कानून देखा, और विधि के समान संरक्षण, 2 चीज़ें। अब पहला चीज़ है कि विधि के समक्ष समानता का आशय क्या हुआ, समझ का मतलब समानता का आशय हुआ कि कानून के सामने, विधि के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात क्या हुआ, कोई अगर 7 फीट का व्यक्ति है, कोई 4 फीट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई फर्क नहीं पड़ता विधि के सामने। कोई विकलांग है, कोई स्वस्थ है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता विधि के सामने, क्योंकि विधि के सामने सब बराबर है। अगर इसको हम इस तरह स्तर अर्थ में देखें कि अगर इसको हम सब मान लें तब तो जो प्राकृतिक रूप से विभेद है वो भी, उसको भी विधि के समक्ष समानता समान मानती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक, कोई व्यक्ति विकलांग है, उसको हम एक सामान्य व्यक्ति के सामने खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से वो काम नहीं कर सकता जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो इसको हम कहें कि नहीं भैया तो बड़ा सामान्य बात है, कैसे, तो इसको गलत है या नकारात्मक धारणा है। कैसे है यह एक निगेटिव, ये एक नकारात्मक, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसा, समक्ष समानता। यह संकल्पना जो थी यह इंग्लैंड से चूंकि आई थी, और इंग्लैंड में एक विचारक था डायसी, जो डायसी था इसी का एक था रूल ऑफ लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ की संकल्पना उन्होंने दिया था। उसी रूल ऑफ लॉ की संकल्पना को हमने यहाँ पर लिया है, समक्ष समानता। आशय क्या हुआ कि यह सेंटेंस यह कहना चाहता है
कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, वह एक समान होगा, कोई भी भेद नहीं होगा उसके। लेकिन उसी में तुरंत उसी के अपोजिट एक संकल्पना और आ जा रही है, विधि के समान संरक्षण। मतलब क्या हुआ, केवल यह इतना ही नहीं रहा मामला इसका कि क्या क्या इसका इक्वल, इसने कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, की समानता, सभी व्यक्तियों को एक बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, इक्वल रूप से सबको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति विकलांग था और ये व्यक्ति सामान्य था, स्वस्थ था, तो उसका क्या हुआ कि विकलांग को भी इक्वल रूप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, किसके बराबर, जो स्वस्थ था, स्वस्थ था। तो यानी दूसरी संकल्पना बिल्कुल बदल दे रही पहली वाली संकल्पना को, समझ समान संरक्षण की। ऐसी स्थिति में राज्य उन व्यक्तियों के साथ विभेद कर सकता है, विभेद कर सकता है, अर्थात कि जो समान समझ की समानता की बात कर रहा था, इस संकल्पना के बिल्कुल विपरीत अगर उसको लगता है कि राज्य को लगता है कि नहीं, कोई व्यक्ति को इस तरह की समस्या है, इस तरह की परिवेश में है, तो उसके लिए वह विभेद कर सकता है, उसको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल रूप से प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा कानून के दायरे में, कानून के रूप में। ऐसा नहीं कि अचानक करा देगा, कानून के रूप में, विधि के रूप में। यह संकल्पना है। पहले वाले में क्या हुआ कि सभी व्यक्ति समान है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो बहुत लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है कानून के सामने। दूसरा ही संकल्पना अनुच्छेद 14 ही कह देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, एक बात सही है, डायसी की बात थी, हमने अप्लाई कर लिया। लेकिन दूसरी जगह साफ साफ कहता है कि नहीं, समान संरक्षण, अर्थात कि जो व्यक्ति समाज में इस तरह से पिछड़ा हो, प्राकृतिक रूप से दिक्कत में हो, उसके साथ सरकार विभेद कर सकती है। उसको समान रूप से बनाने के लिए उसको कुछ विशेष रूप से उसके साथ व्यवहार कर सकती है, उसको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अलग से प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर सकती है। यह अनुच्छेद 14 की बात हुई। अगर ये दो चीज़ें समझ गए, समझ समानता का मतलब क्या हुआ और समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ, तो अनुच्छेद 14 बड़े आराम से अपनी बात कर निकल जाएगा। पहली बार कहता है कि सब बराबर भी होंगे, दूसरा कहता है कि बराबर करने के तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हुई अनुच्छेद 14 में। अब आते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या क्या चीज़ें उसकी बात करते हैं। मैंने जैसे कहा कि विधि के समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, यह सकारात्मक अवधारणा है। यानी जो सरकारें हैं वह कुछ लोगों को अलग से सुविधाएं प्रदान करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन ले सकती है, सकारात्मक कदम उठा सकती है। मैंने पहले शुरुआत में कहा कि नकारात्मक किसके लिए है कि जब सभी बराबर मान लिया गया, देखा ही नहीं जा रहा कि कौन कैसा था, कैसा रहा है। लेकिन जो दूसरी संकल्पना है कि सरकार अफर्मेटिव एक्शन ले सकती है, सकारात्मक कदम उठा सकती है, उस विभेद कर सकती है इक्वल प्रोटेक्शन के लिए, इक्वल रूप से उनको संरक्षण देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अब देखें अनुच्छेद 15 को थोड़ा समझना होगा कि बड़ी पेचीदगी इसमें क्या है, कुछ बातों को लेकर, क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है आरक्षण की। आरक्षण किस मामले में, अनुच्छेद 15 और 16 आरक्षण की मेन धुरी है। शुरुआत 15 से करेंगे और 16 जाते जाते आरक्षण की बात हम लोग कर लेंगे। अब आइए, अनुच्छेद 15 कहता है कि अनुच्छेद 15(1) कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं करेगा। 5 आधार ध्यान रखिएगा, हमें देखना होगा कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। मैं लिख देता हूं इस पर कि पहला जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग। मतलब क्या हुआ कि इन 5 स्तरों पर, 5 आधारों पर राज्य कभी भी विभेद नहीं करेगा। दूसरी चीज, फिर दूसरे में कहता है इसमें 2 में कि सार्वजनिक जो भी स्थान है, कुआं है, तालाब है,
कोई सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा सा फील्ड है, मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें जो सार्वजनिक उपक्रम हो, सार्वजनिक लोगों के लिए प्रयोग के लिए हो, वहाँ पर किसी भी व्यक्तियों को जाने से मना नहीं करेगा, वहाँ पर लोगों को शामिल होने से मना नहीं करेगा। मतलब क्या वो दो चीज़ें कि इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15(1) कहता है। और 2 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरीके से, इन सार्वजनिक स्थानों पर इनके माध्यम से 5 स्तरों से किसी भी तरीके से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए, लेकिन जैसे ही 15(3) आता है, जैसे ही 15(3) आता है, वैसे ही वही अनुच्छेद जो अभी हम 2 पहले वाले दूसरे को देख रहे थे, वही क्या कहता है कि बच्चों एवं महिलाओं के मामले में बच्चों और महिलाओं के मामले में राज्य विभेद कर सकता है। राज्य ऐसे कानून बना सकता है कि जिसमें बच्चों को अलग से सुविधाएं दी जा सके, महिलाओं को अलग से सुविधाएं दी जा सके। इसका मतलब कि जो भी हम समानता की बात कर रहे थे, उन समानता का सीधे अपवाद इनके लिए सरकार कुछ अलग से विशेष कदम उठा सकती है, इनको और मजबूत करने के लिए, इनको कुछ और अलग से अधिकार देने के लिए, और इनको अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए, या इनको और अलग से प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3) हो गया। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 15(4) को थोड़ा समझना होगा कि 15(4) जो अनुच्छेद है, ये आखिर में यह संविधान के मूल अनुच्छेदों में नहीं था। अर्थात क्या हुआ कि 15(4) को जोड़ा गया, और जोड़ा कब गया? 1951 के प्रथम संशोधन में, मतलब कि संविधान का प्रथम संशोधन जब हुआ था 1951 में, उसके तहत ये जोड़ा गया था। अब प्रश्न उठता है कि 1951 में जो संविधान का संशोधन हुआ था, ये प्रथम संशोधन था। और ये प्रथम संशोधन कब हुआ था? याद देखिए कि जब संविधान सभा काम कर रही थी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो ये प्रथम संशोधन का जब मामला था, यह उसी समय कि जब यह संविधान सभा जब संसद का काम कर रही थी, उसी समय का मामला है कि एक समय सुबह संविधान सभा संविधान निर्माण करने का काम करती थी, और शाम को संसद का काम करती थी, और बाद में यही कुछ दिन संसद का काम की, जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हो गया तब तक संसद का काम की। और वही संविधान सभा संसद के रूप में काम करते हुए संविधान का प्रथम संशोधन किया था। और ये प्रथम संशोधन होने के उपरांत ही यह अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। 15(4) के पीछे थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए इसको, कि क्या हुआ कि चूँकि आज़ादी के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद भी, उसके पहले भी, चूँकि तमिलनाडु जो भी राज्य है, तमिलनाडु उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, मद्रास के नाम से। और मद्रास जो था, मद्रास ने एक आदेश जारी किया था, जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक आदेश। मतलब क्या हुआ? कम्युनल ऑर्डर। इसमें क्या था? कम्युनल ऑर्डर में क्या था कि यह आदेश ऐसा था कि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान, इसको हम देखें, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में, दोनों में हर जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अब क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ कि एक लड़की थी और वह मेडिकल का एग्ज़ाम दी, उसका एडमिशन नहीं होने के कारण वो अपने मौलिक अधिकारों के आधार पर चली गई सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका चली गई। और न्यायपालिका बड़ा फेमस केस है, चंपक्कम दुराई राजन। अगर इसको याद रखें अगर आप, कि वो 1991 की बात है कि चंपक्कम दुराई राजन का जो केस है, वह केस जो था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, और सुप्रीम कोर्ट केस को सुनने के बाद जो डिसीजन दिया, उसने कहा कि यह चीज़ सांप्रदायिक आदेश को उसने खारिज कर दिया। बोला नहीं, ये अभी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसने कहा कि वहाँ पर SC ST
या मतलब कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, इनको आरक्षण दिया जा सकता है। वो भी किस आधार पर? इनके सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर कि यह उससे हमेशा समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं होने के कारण यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस तरह ये जो अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 4 जो है वह शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है, सरकारी नौकरी में इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जब आगे हम 16 की चर्चा करेंगे तो उन बातों पर हम आएंगे। इतना नहीं, आगे बात बढ़ी तो अनुच्छेद 15(5) भी जोड़ा गया। और 15(5) की कहानी क्या है? 15(5) की कहानी ये है कि 2006 में मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 2006 में एम्स में SC/ST के डॉक्टरों का एक प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, हमें यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षण संस्थाओं के उच्च स्तर पर, यानी कि उच्चतम शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की मांग थी। और 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, जिसका क्या था? संविधान संशोधन जो था 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन जो था, और 93वां संविधान संशोधन जो था, यह संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि 2006 में संशोधन होने के बाद यह उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षण संस्थाओं का मतलब क्या हुआ? एम्स, IITs, IIM, इस तरह के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं था। यह आरक्षण कब हुआ? 2006 से 93 संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई। लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमने वाली थी। तुरंत इसके खिलाफ अशोक ठाकुर बनाम भारत सरकार, अशोक ठाकुर जी केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस 93वें संविधान संशोधन को सही माना और उन्होंने कहा कि नहीं, यह 15(5) जरूरी है, 15(5) गैर कानूनी नहीं है, बल्कि यह संविधान में इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैधता की श्रेणी में रखा। इस तरह अनुच्छेद 15(5) यानी 15(3) तक तो कोई दिक्कत नहीं था। 4 और 5 मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि संशोधनों के माध्यम से और बाद में सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के माध्यम से यह हमारे संविधान में धाराएं हैं। ये धाराएं अभी भी बनी हुई हैं। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम सीधे आते हैं अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। 16 किस बात की बात करता है? 16 में ऐसी क्या चीज़ है जो आरक्षण की बात करता है? या 16 लोक नियोजन, देखिए इसको कि लोक नियोजन, अगर हम दो शब्द देखें, लोक नियोजन अर्थात इसको दूसरे भाषा में देखें सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मतलब क्या हुआ कि लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में किस भी 5 विभेद जो पहले 5 स्तर पर थे, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर रहे थे, उसमें हम 2 और जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ? जाति, धर्म, मूल वंश, स्थान मतलब जन्म स्थान प्लस लिंग के आधार पर हम विभेद नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? 2 और प्लस कर दिया, उद्भव और निवास स्थान। कहा कि इन 7 आधारों पर 16 अनुच्छेद 16(1) में क्या कहता है कि लोक नियोजन में किसी तरीके से विभेद नहीं होगा। 2 में कहता है कि इन 7 आधारों पर किसी भी तरीके से विभेद नहीं किया जा सकता है व्यक्तियों के साथ मौलिक अधिकार के रूप में। अब लेकिन जैसे ही 16(3) की बात करेंगे, वैसे ही यह जो बात अभी तक कर रहा था उसके विपरीत कर रहा है। कह रहा है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों को तरजीह दे सकता है, अर्थात कि निवास स्थान के आधार पर कुछ व्यक्तियों को रियायत दे सकता है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? 98वां संविधान संशोधन किया। और 98वां संविधान संशोधन जो था, यह क्या किया? यह करने के बाद, इसको संशोधन करने के बाद 371
371 में जे जोड़ा गया, अनुच्छेद 371 में जे जोड़ा गया। यह क्या कहता था कि हैदराबाद कर्नाटक के बीच का एक विशेष क्षेत्र है, विदर्भ का एरिया है, गुलमर्ग का एरिया है। ऐसे एरिया में वहाँ का राज्यपाल निवास स्थान के आधार पर उन लोगों के साथ विभेद कर सकता है। सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरियों में उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 371 जे कहता है और यह 98वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना होगा हमें कि यह जो 16(3) है, 16(3), 16(1) और 2 के बिल्कुल एंटी है, उसका और विस्तार है, सामाजिक सरोकार के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो एक कभी विभेद नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, ऐसी स्थिति में विभेद किया जा सकता है। अब आइए 16(4) की बात करें अगर इसमें, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को हमें समझना होगा कि 16(4) क्या कहता है। अब देखिए 16(4) कहता है कि जहाँ पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, वहाँ पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, यानी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अब देखिए कि सरकारी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर अब कहा कि अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा, इसको कैसे देखा जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया कि इस आधार पर इनको 16(4) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इसका मतलब इनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। यहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है, सरकारी सेवाओं में। और सबसे ज़्यादा विवाद शिक्षण संस्थाओं को लेकर 15(3)(4) नहीं ज़्यादा करता है, 4 नहीं करता है, लेकिन सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो यह आरक्षण ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ज़्यादा लोगों को कष्ट प्रदान करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण इनको आरक्षण दिया जा सकता है। अब इसी के साथ में ओबीसी के आरक्षण की बात कर लेते हैं कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी बात उठी कि इसमें तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात थी। अब ओबीसी की बात क्या होगा, आखिर में इनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जानकारी कैसे मिलेगी हमें। तो इसी के साथ में एक अनुच्छेद 340 है, 340 अनुच्छेद संविधान में दिया गया है, जो इस बात की गारंटी देता है, राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति समय समय पर एक पिछड़े वर्ग आयोग की पिछड़े लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए यह आयोग की स्थापना कर सकते हैं। और यही कारण था कि 1953 में काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया और ये कालेलकर साहब की अध्यक्षता में 1955 में इनका रिपोर्ट आया। लेकिन इस रिपोर्ट ने बताया कि पिछड़े जातियों की वास्तविक स्थिति हमारे समाज में कैसी है, लेकिन इस रिपोर्ट को ऐसे रख दिया गया, इस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई इस रिपोर्ट से संबंधित कोई काम नहीं किया गया। लेकिन फिर 1978 में देखेंगे आप कि मोरारजी देसाई साहब उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 78 में ही एक बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया। यही बीपी मंडल साहब जो बिहार के बहुत कद्दावर नेता थे, अभी इनके 2-3 दिन पहले हम लोगों ने इनकी जन्मतिथि मनाई है। और यह मंडल साहब जो थे, इन्होंने पिछड़े जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक स्तरों की पूरी तरह खोजबीन की। 1980 में इन्होंने अपना ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में बहुत व्यापक स्तर पर रखा कि पिछड़े जातियों की आरक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है। और यही कारण था, लेकिन इनके भी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और वह इस पर बहुत ज़्यादा कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यह बात 1990 में जब
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस रिपोर्ट को उठाकर देखा और 1980 के रिपोर्ट को अगस्त 1990 में बीपी सिंह ने लागू कर दिया। लागू करने का नतीजा क्या हुआ कि ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में भी उपलब्ध हो गया। अब यह इतना आसान नहीं था कि इसके आरक्षण को सामान्य वर्ग पचा पाता और इसका परिणाम निकला कि पूरे भारतवर्ष में हिंसात्मक रूप से छात्र ओबीसी के लोग अपने आरक्षण के समर्थन में और सामान्य वर्ग के लोग इस आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतर गए। परिणाम क्या हुआ इसका कि उन सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया गया। उसका आधार आर्थिक था, वो आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन आर्थिक आधार चूँकि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की गई थी तो आर्थिक आधार कहीं ठहरता नहीं और यही कारण था कि 1992 में इंदिरा साहनी नामक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हमें याद रखना होगा कि इंदिरा साहनी नामक जो केस है, यह केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट में गया और यह इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार। अब ये जो केस था 1992 में, यह केस जब गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ढंग से व्याख्या किया और मूल अधिकारों से संबंधित या आरक्षण से संबंधित उस समय सबसे बड़ा केस था यह इंदिरा साहनी का। इससे बड़ा केस अभी तक नहीं आया था इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 16/4 को सही माना। सही मानने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार क्या, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, इसलिए वह ओबीसी के आरक्षण को सही माना। उन्होंने कहा कि नहीं, यह खारिज नहीं किया जा सकता, यह वैध है क्योंकि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जिक्र किया गया है। और इसी बिहाफ पर बीपी मंडल कमीशन ने इसकी संस्तुति की थी और प्रधानमंत्री ने इसको लागू कराया है। तो ये इस हिसाब से 16/4 को सही माना। लेकिन जो उस समय सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस समय कि आरक्षण की सीमा मैक्सिमम 50% ही हो सकती है, अर्थात 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को उसी समय स्पष्ट किया। लेकिन साथ में एक बात और कहा कि विशेष परिस्थितियों में, अगर विशेष परिस्थिति कोई है तो विशेष परिस्थितियों में उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अब विशेष परिस्थिति का जैसे जिक्र आया वैसे हम एक विशेष परिस्थिति का जिक्र कर लेते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर 69% आरक्षण की व्यवस्था है। 69% आरक्षण की व्यवस्था है और यह 69% आरक्षण जैसे ही हुआ तमिलनाडु में, वैसे ही ये जो आरक्षण की जो सीमा 50% की थी, यह उसका उल्लंघन था। लेकिन विशेष परिस्थिति को तय कौन करने वाला था, संसद तय करने वाली थी। संसद ने क्या किया, उसी समय 76वां संविधान संशोधन किया। 76वां संविधान संशोधन किया और 76वां संविधान संशोधन 1995 में करके तमिलनाडु के इस 69% आरक्षण को वैध माना करके, और जैसे ही संशोधन किया, इस कानून को ले आकर नवीं सूची में डाल दिया। या भाई नवीं सूची क्या है, नवीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है कि जिसमें जिन प्रावधानों को डाल दिया जाता है उन प्रावधानों पर अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। तो इसलिए वहाँ डाला गया, लेकिन इसको कि ताकि न्यायपालिका इसको छू न सके, 69% आरक्षण पे कोई दिक्कत ना पैदा कर सके। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डाल दीजिए भले किसी भी उपबंध को डाल दीजिए अनुसूची में, नवे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले की कोई भी विधि, कोई भी कानून अगर आपने
9वीं अनुसूची में डाला है तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम उसको नहीं छुएंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी कानून को अगर आप डालेंगे तो हमें पूरा अधिकार है कि उसको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है, हमें ध्यान रखेंगे कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए संसद। इसीलिए हमें पूरा अधिकार है कि उसके बाद की किसी विधि की हम जांच कर सकते हैं, हम उसको लेकर उसको वैध अवैध घोषित कर सकते हैं। अर्थात अगर लगता है कि संविधान के मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे विधि को तुरंत हम शून्य घोषित कर देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में था। इसका मतलब क्या हुआ कि यह चूँकि 76वां संविधान संशोधन से ये डाल तो दिया गया, लेकिन एक संकट था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता की जांच कर सकती थी। खैर, यह अनुच्छेद 16(4) इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये भारत के संविधान में आरक्षण के मूल भावना को व्यक्त करता है। अनुच्छेद 16(4), इस तरह अनुच्छेद 16(4) की बात हुई। अब हम आते हैं, बहुत से प्रश्न इस पे बन सकते हैं। हम क्या करेंगे कि समानता के अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे उसके साथ इसका डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक नया अध्याय जब नया टॉपिक पढ़ाएंगे उसके पहले इन सारे प्रश्नों को हम एक बार हल कर चुके होंगे देखने में, ताकि इसके पहले आप इसको समझ चुके होंगे, ताकि जब प्रश्न करेंगे हम प्रश्न की बात किया जाएगा तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से इन संकल्पनाओं को समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अब देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कहिए या ये कहिए कि अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता ये है, आपको ज्ञात होगा आज़ादी के पहले भारत में एक ऐसा वर्ग था जिसको हम अछूत कहते थे। तो कुछ जातियां जो सामाजिक रूप से हमारे संभ्रांत जातियां थी, वह उन व्यक्तियों को छूने से भी गुरेज करती थी। अब कुछ चूँकि व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, लेकिन जब आज़ादी के बाद संविधान बनने लगा तो संविधान में सभी व्यक्तियों की गरिमा को ध्यान में रखा गया, उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा गया। इस स्थिति में कहा गया कि छुआछूत नाम का कोई प्रश्न, हमारे संविधान में इस बात का जिक्र किया गया कि छुआछूत एक बीमारी है, इस बीमारी को समाप्त करने के लिए हमें उसका अंत करना पड़ा, उसके अंत से संबंधित हमें कानून बनाने पड़े। अब यह छुआछूत का अंत सिर्फ लिख देने से तो खत्म हो नहीं जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या हुआ, इसके लिए समय समय पर संसद कानून बनाती रही। कानून कैसे बनाती रही? 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाई। और यह क्या था कि इसका मतलब यह था कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति इस छुआछूत का समर्थन करता है तो उस व्यक्ति को इस 1955 के अधिनियम से उसको सजा दी जा सकती है, उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। इस तरह कोई भी जो संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं कि जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समय समय पर सरकार यानी संसद कानून बनाया करती है, ताकि उसको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सके। यह महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर कि अब देखिए कि अभी देखेंगे कि आप 20 मार्च 2018 को एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और डिसीजन का बड़ा व्यापक विरोध हुआ। डिसीजन क्या था? उसमें क्या था कि इसमें क्या कहते हैं, एस के महाजन वर्सेज संघ। अब एस के महाजन साहब ने क्या किया, केस किया कि जो 1955 में एक कानून बना था SC/ST एक्ट को लेकर। आप देखते होंगे कि जब ऐसा है कि समाज में चूँकि सामाजिक रूप से SC/ST हमेशा उपेक्षित रहे हैं, और उसकी उपेक्षा का कारण यह रहा है कि समाज ने उनको कभी भी अपने मुख्य धारा में शामिल किया ही नहीं। तो उनके खिलाफ उनके साथ बहुत से ऐसे सामाजिक भेदभाव होता रहा, उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा। तो ऐसे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए SC/ST एक्ट जो था कि किसी कंडीशन में अगर SC/ST एक्ट लगता है किसी के ऊपर
तो बिना जांच के तत्काल रूप से पहले उसकी गिरफ्तारी को तय किया जाता है। लेकिन 20 जब मार्च 2018 में जब जजमेंट आया एस के महाजन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दायरा बदल दिया जाए कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो पहले जांच होगी, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जांच में कई स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की बात किया था, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि पूरे भारत में SC/ST समुदाय में बहुत रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जब नहीं हमारी कोई सुनता है तो जब एक कमेटी बन जाएगी तब कोई कैसे सुन लेगा। और अंततः संसद के माध्यम से इस डिसीजन को पलट दिया गया, और पलटने के बाद फिर 1955 वाली जो स्थिति थी SC/ST एक्ट वाली, उसको पूर्व की भांति लागू कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में लागू है। इसी के साथ में एक और 1989 में भी राजीव गांधी के समय इसी SC/ST एक्ट को लेकर, छुआछूत को लेकर कानून बना था। तो मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 17 संविधान में तो दिया गया है, लेकिन संसद 1955 और 1989 के कानून के माध्यम से ही छुआछूत करने वाले लोगों को दंड का प्रावधान करती है। यह अनुच्छेद 17 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जो समानता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। 18 क्या कहता है? 18 में क्या बात है? 18 में है उपाधियों का अंत। अब देखिए, ये उपाधियों का अंत से आशय क्या है? हम दो तरह की उपाधियों की बात करें, एक तो सेना और दूसरा शिक्षा। इन दोनों उपाधियों को छोड़कर, मतलब क्या हुआ कि सेना में, आप देखिए कि सेना के लोगों को परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, बहुत से ऐसी उपाधियाँ मिलती हैं। तो कहा कि सेना की उपाधियाँ इसको छोड़कर और शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक जगत की उपाधियों को छोड़कर, जिसमें BA की डिग्री हुआ, MA किया आपने उसकी डिग्री हुआ, PhD किया आपने, DLED किया, तो उन सब उपाधियों को छोड़कर इसके अलावा कोई उपाधि अगर है उसको प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित करने का आशय है कि अगर कोई देश किसी व्यक्ति को उपाधि से नवाजना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति को भारत सरकार से परमिशन लेना होगा उस उपाधि को लेने के लिए। इसका चूँकि उपाधियों के अंत का मतलब ये निकला था कि चूँकि जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय भारत के नेताओं को अंग्रेज़ों ने कुछ उपाधियाँ दे रखी थी, कैसरे हिंद और सर, ऐसे जो उपाधियाँ थी, ऐसे उपाधियों को अंत करने का तात्पर्य यह था अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकल कर आना, उन उपाधियों को समाप्त कर देना और एक आज़ादी के बाद एक समान रूप से सभी व्यक्तियों को, ऐसा नहीं कि उपाधि पाया है तो बहुत अलग है, ऐसा नहीं था, बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए इन उपाधियों के अंत की बात की गई थी। लेकिन उसमें भी देखा गया कि सेना, शिक्षा से संबंधित ऐसे उपाधियों को छोड़कर ही इसका जिक्र किया गया। इस तरह अनुच्छेद 14 से 12 से 35 में जो हम कर रहा था, उसमें 14 से 18 तक के पहला सेगमेंट समानता के अधिकार की बात हम लोग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि यह संकल्पना आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई संकल्पनाओं में दिक्कत है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। जब भी ऐसी कोई प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में तो ज़रूर आप कमेंट करिए, ताकि अगले वीडियो में सबसे पहले उन प्रश्नों का जवाब दिया जा सके जो प्रश्न आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं या जो प्रश्न आपको समझने से परे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ऐसी बातों का जिक्र ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। अगले वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।